नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के साप्ताहिक आर्थिकी सत्र में हम 7 जनवरी से 13 जनवरी 2023 के बीच के प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा करेंगे। साथ साथ उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम प्रारंभ करें तो पिछले हमने सत्र में जो आपको प्रश्न दिए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के महत्व को अन्य हाइड्रोजन के उत्पादन की तुलना में बताते हुए भारत द्वारा प्रारंभ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की विस्तृत रूप में चर्चा करें। 250 शब्दों के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना था। उत्तर संरचना में भूमिका में आप बता सकते थे ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व, मुख्य भाग में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की आवश्यकता, मतलब प्रमुख रूप से ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से उत्पादित होती है, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, तो उसमें आपको एक अंतर बताना था कि ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों आवश्यक है। और उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है उसके जो प्रमुख आपके बिंदु हैं उनको विस्तृत रूप में आपको चर्चा करना था। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान करेगा अपने लिए, और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा का जो संक्रमण हो रहा है, यानी जो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति है वहां से हम स्वच्छ ऊर्जा पर जा रहे हैं, तो वो स्थितियां बनाने के लिए ये जो हमारा मिशन है वो वैश्विक स्तर पर एक प्रेरणा देगा। तो ये उत्तर आप मुख्य परीक्षा में एक तरह से एक हमारी जो उत्तर की संरचना है उसको फॉलो करके लिख सकते हैं। जहां तक आप लोगों के कमेंट की बात करें तो केवल एक स्टूडेंट की तरफ से, सुष्मिता राजपूत की तरफ से, यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है उसका उत्तर लिखा गया है। आप लोग भी एक तरह से प्रयास करें कि कमेंट में जरूर मुख्य परीक्षा के उत्तर को भी लिखने का प्रयास करें और वहां पर उसको पोस्ट करें, तो आपको मुख्य परीक्षा का लेखन जल्द शुरू करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न देखते हैं। भारत में उर्वरक के आयात के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। हमें यहाँ पर यह बताना था कि जो उर्वरक है और कितना प्रतिशत भारत यहाँ पर आयात की स्थिति में है। तो आप देखें, अगर हम एमओपी की बात करें तो 100% सही है, अगर हम डीएपी की बात करें 60% सही है, यूरिया की बात करें तो ये 50 नहीं, ये कितना है, लगभग 25% के आसपास। तो 1 और 2 सही है, यानी केवल 2 कथन आपके सत्य हैं, तो उत्तर है आपका बी। तीसरा, अगर हम देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। विगत 5 वर्षों में निगम कर जीडीपी अनुपात अधिकतम वित्तीय वर्ष 2018-19 में था और यह लगभग 377 के आसपास था। विगत 5 वर्षों में निगम कर जीडीपी अनुपात का जो न्यूनतम था वो 2019-20 में नहीं, ये आपका था 2020-21 में। आप आंकड़ा यहां पर देख सकते हैं। प्रमुख रूप से देखें 2018-19 में जो अधिकतम हमने बात करी वो 3.77 नहीं है, वो आपका है 3.51। आंकड़ा आप यहां से देख सकते हैं, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 19-20 में 2.77, 20-21 में आप देखें कोविड काल है 2.31%, और 21-22 में आप देखें फिर से 3% के ऊपर चला गया है। तो ये आपके आंकड़े एक तरह से उनको आप ध्यान रखें। तो यहां पर आप देखें केवल पहला कथन सत्य है। तो अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के जो हमने प्रश्न दिए थे उसमें मोहम्मद सलाम की अगर हम बात करें, साथ साथ अगर हम बात करते हैं अंजू कुमारी की, और अगर हम बात करते हैं सूरजभान यादव, तो 3 लोगों ने उत्तर सबसे पहले इनके सही दिए हैं, और भी लोगों ने सही दिए हैं, मैक्सिमम लोगों के उत्तर सही हैं। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है उसमें इस बिंदु को लेकर थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज रहे हैं, तो आप ध्यान रखें 19-20 नहीं 20-21 था जहां पर सबसे कम एक तरह से अनुपात गया था। ये कितना था, 2.31%। चलिए आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आलेख को देखते हैं कि जो एनआरआई हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, उन्हें यूपीआई एक तरह से उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। और यह भुगतान करने का जो तंत्र है माना जा रहा है सरकार की तरफ से कि 30 अप्रैल से एक तरह से प्रभावी हो जाएगा, यानी 30 अप्रैल 2023 से सारी जितनी भी कह सकते हैं फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होने के बाद ये प्रक्रिया हो पाएगी। यानी यूपीआई आप देखें, कई बार मैंने आपको ये आंकड़ा बताया है कि अगर आप नगद के बाद देखें तो सबसे ज्यादा अभी भुगतान करने का जो तंत्र है वो यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, काफी सेफ और सिक्योर माना जाता है, और इसी को एक तरह से एनआरआई के लिए भी अब खोला जा रहा है। तो यहां पर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर हम एनआरआई के लिए यह अनुमति दे रहे हैं तो प्रमुख रूप से 2 तरह के जो खाते हैं, एक नॉन रेसिडेंट इंडियन जो एक्सटर्नल अकाउंट होता है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यह आपका नॉन रेसिडेंट इंडियन ऑर्डिनरी अकाउंट, यानी एनआरई और एनआरओ। अभी हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। तो 2 तरह के खाते अगर एनआरआईज अप्रवासी भारतीयों के पास हैं और साथ साथ उनके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय नंबर है, तो वो उनको सुविधा मिल जाती है कि वो यूपीआई एक तरह से जो भुगतान का तंत्र उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो 2 शर्तें हैं। पहली कि उनके पास एनआरई और एनआरओ दोनों में से कोई एक खाता होना चाहिए, और दूसरा उनके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय नंबर होना चाहिए। अभी भारत सरकार ने केवल 10 देशों के साथ में ये अनुमति देने की बात करी है। अगर हम यूपीआई की बात करें तो इसको एनपीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उनका कहना है कि अभी हम केवल 10 देशों को इसके लिए अनुमति दे रहे हैं, और आप देखें यहां पर देश और जो भी उनके कोड दिए गए हैं
जैसे भारत का आप देखें तो हमारा कोड कितना है +91। तो उसी कड़ी में आप देखें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और साथ साथ यूके, इन 10 देशों के लिए अभी अनुमति है। और एनपीसीआई का कहना है कि जल्द हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अन्य देशों में भी एक तरह से अनुमति की स्थिति बनेगी। इसी के साथ देखें कि यहाँ पर यूपीआई का अगर भुगतान का तंत्र बनेगा तो ये भी एक तरह से शर्त है कि जो भी भुगतान का भाग होगा उसमें प्रमुख रूप से ये भी देखना होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है यानी अवैध रूप में धन के हस्तांतरण के संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं वो एक तरह से ना हो। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का हमारा जो एक तरह से कानून है उसका भी एक तरह से यहाँ पर पालन होगा। साथ साथ अगर हम बात करते हैं फेमा एक्ट की, तो फेमा जो हमारा कानून है उसकी शर्तें भी यहाँ पर रहेंगी। यानी जो भी यूपीआई का भुगतान हम 10 देशों के लिए अनुमति दे रहे हैं एनआरआईज के लिए, उसमें प्रमुख रूप से अवैध रूप में धन के हस्तांतरण और विदेशी मुद्रा के लेन देन को लेकर जो स्थितियां हैं वो दोनों कानूनों को एक तरह से पालन कराकर तब भुगतान की प्रक्रियाएं बनेंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर यूपीआई का जो भारत का एक भुगतान तंत्र है उसको विस्तारित करने का तरीका है। यह हम कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से भारत की अर्थव्यवस्था या जो भारतीय मुद्रा है उसमें लेन देन की प्रक्रिया को और बढ़ाना भी इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। तो यहाँ पर इस भुगतान को बढ़ाकर भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था में जो एनआरआईज हैं उनको भी एक तरह से शामिल कर रहा है। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो प्रेषण है वो भारत में एक तरह से विदेशों से पहुंच रहा है। और प्रेषण की अगर हम बात करें यानी रेमिटेंस का हिस्सा, तो सभी जानते हैं कि 2022 का जो साल था वहां पर माना जा रहा है कि भारत में जो आंकड़ा है प्रेषण का वो $100 अरब के एक आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में प्रेषण के माध्यम से जब पैसा बाहर से आ रहा है तो उस तरह के जो निवेश हो रहे हैं, बहुत सारे पैसा प्रेषण से आ रहा है, कुछ निवेश भी आ रहा है। तो एनआरआई जो पैसा यहां पर इकट्ठा कर रहे हैं, खासतौर से अगर हम एनआरई खाते की बात करते हैं, तो वो अगर पैसा आता है डॉलर के रूप में या अन्य किसी भी मुद्रा के रूप में, तो ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए बेहतर स्थिति है। आप देखें हाल फिलहाल में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा कमजोर हुआ है, तो उसको मजबूत करने के लिए एनआरई जो एक तरह से खाते हैं वहां पर बैंकों ने ब्याज दरों को थोड़ा सा बढ़ाया है, यानी आपको ज्यादा अच्छा ब्याज मिलेगा। तो हो सकता है कि डॉलर के रूप में ज्यादा एक तरह से एनआरई जो खाते उसमें पैसा जमा हो। तो अगर डॉलर आएगा तो ये एक तरह से क्या है, भारत के लिए अच्छी बात है। तो यूपीआई भुगतान की प्रक्रिया अगर आपने शुरू कर दी तो सामान्य आप मोबाइल से इस तरह के भुगतान कर पाएंगे। तो माना जा रहा है कि खास तौर से हमारे जो एनआरई एक तरह से खाते हैं वहां पर जो भुगतान की प्रक्रियाएं वो बढ़ेंगी। अब दोनों खातों में हम अंतर देख लेते हैं। देखिए अगर हम एनआरई खाते की बात करें तो प्रमुख रूप से आप देखें एक एनआरई के द्वारा खोला गया जिसमें अपनी विदेशी कमाई को वो रखता है। तो महत्वपूर्ण आप यहां पर अंतर ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं एनआरई अकाउंट एक्सटर्नल जो लगा हुआ है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन का अगर एक्सटर्नल अकाउंट है तो बाहर की यानी भारत से बाहर, तो भारत से बाहर उसकी जो भी कमाई है उसको एक तरह से वह एनआरई खाते में अपने रखता है। तो भारत से बाहर की आमदनी को यहां पर रखता है। और जबकि हम बात करते हैं जब नॉन रेसिडेंट इंडियन ऑर्डिनरी अकाउंट, तो यहां पर आप देखें भारत में जो भी उसको आमदनी मिल रही है, जो भी आय वो प्राप्त कर रहा है वो यहां पर शामिल होती है। तो पहला अंतर स्पष्ट है कि एनआरई में जो भारत से बाहर आमदनी है उसको एनआरआई अपने खाते में ला सकता है, और एनआरओ खाते में भारत में जो आय वो प्राप्त कर रहा है वो उसमें रख सकता है। अब भारत से अगर आय आप ले रहे हैं तो एनआरओ खातों में जो पैसा होता है वो रुपए में ही होगा, जबकि अगर हम एनआरई की बात करें तो विदेशी मुद्रा में हो सकता है। जैसे डॉलर में है तो डॉलर में अगर भुगतान आया है तो वो एक तरह से उसमें पहुंचेगा किसमें, रुपए में बदलकर। तो भुगतान विदेशी मुद्रा के रूप में आ सकता है, एनआरओ में ऐसा नहीं है। तो भारत में आप देखें जो भी किराया किसी भी तरह का है, लाभांश है, पेंशन है, ब्याज है, उनको प्रमुख रूप से शामिल किया गया है कि यहाँ की जो आय है वो एक तरह से एनआरए खातों में डाली जाती है। यहां पर अगर हम कर से छूट की बात करें तो एनआरई को देखिए फायदा ये है, जैसे अभी हमने बात करी कि एनआरई जो खाते होते हैं उस पर जो ब्याज होती है वो तुलनात्मक रूप में आप देखें जब ब्याज की बात करते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखें कि एनआरई खातों पर जो ब्याज दर होती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है अगर हम एनआरओ से तुलना करके देखें। तो ज्यादा ब्याज देने का उद्देश्य क्या है कि एनआरई जो एनआरआईज हैं वो ज्यादा से ज्यादा एनआरई खातों में पैसा डालें। अब यहां पर आप देखें, आप ये भी ध्यान रखें कि एनआरई खाते में 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए पैसा डिपॉजिट हो पाता है। अब यहां पर आप देखें एनआरई जो खाते हैं उसमें सरकार ने कर से छूट दे रखी है, यानी अगर हम बात करते हैं जो भी उनके खाते में मूलधन है या ब्याज की बात करें उस पर किसी भी तरह से आप देखें कि यहां पर स्थिति एक तरह से कर के योग्य नहीं है। लेकिन अगर हम एनआरओ खातों की बात करते हैं तो यहां पर आप देखें जो एनआरओ खाता होता है उस पर आप जो भी ब्याज प्राप्त करते हैं यानी जो आप इंटरेस्ट एक तरह से प्राप्त करते हैं वहां पर हमारे आयकर जो अधिनियम 1961 उसके अनुसार आप पर आयकर आरोपित होगा।
तो अंतर दोनों में क्या है कि एनआरई जो खाता होता है उसमें जो पैसा आपने जमा किया है और जो उस पर ब्याज भी आपका इकट्ठा हुआ है, सम्मिलित रूप में आप भारत से बाहर ले जा सकते हैं। उस पर आप देखें किसी तरह की रोक टोक भी नहीं है, तो मूलधन और ब्याज को पूरा ले जाने की छूट है और बिना उस पर कोई टैक्स लगे हुए। तो आप देखें कर एक तरह से छूट आप दे रहे हैं। तो एनआरआईज को आकर्षित कर रहे हैं कि आप भारत में ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर आइए और जितना ज्यादा आप लेकर आएंगे उस पर जो ब्याज बनेगा आप मूलधन के साथ ले जाइए, उस पर कोई कर भी आरोपित नहीं होगा। तो ज्यादा लाभ कमाने के लिए एनआरई जो खाते होते हैं वो एक तरह से ज्यादा लाभकारी हैं। इसके विपरीत अगर हम एनआरओ खातों की बात करें, क्योंकि भारत की आमदनी उसमें इकट्ठा है, तो ब्याज की राशि एक तरह से आप यहां पर आप देखें कि विदेश ले जा सकते हैं। प्रत्यावर्तित करने का मतलब है विदेश ले जाना। तो विदेश ले जाने की जो स्थिति है वो एक तरह से यहां पर बनती है। तो वो तो अनुमति आपको एक तरह से मिलती है कि आप विदेश ले जा सकते हैं। तो विदेश ले जाने की अनुमति यहां पर आपको एक तरह से दी जाती है। लेकिन आप ध्यान रखें, प्रमुख रूप से जब हम बात करते हैं कि मूल राशि यानी जो धन उसमें जमा है, ये तो हमने ब्याज की बात करी, तो ब्याज आप पूरा ले जा सकते हैं उस पर, क्योंकि टैक्स लग रहा है तो आप पूरा ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे मूलधन की बात आती है तो किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यानी एनआरओ खातों में आपका पैसा है और वित्तीय वर्ष का मतलब जैसे अगर हम 2022-23 की बात करें तो किसी एनआरआई का मान लीजिए एनआरओ खाता है तो वो एक साल में मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैक्सिमम उसके लिए है कि वो 10 लाख डॉलर का एक तरह से धन ले जा सकता है। तो 10 लाख डॉलर से ज्यादा यानी 1 मिलियन कह लीजिए या 10 लाख डॉलर कह लीजिए, उससे ज्यादा वो लेकर नहीं जा सकता है। लेकिन उस जमा पर जो ब्याज है वो पूरा का पूरा ले जा सकता है, क्योंकि ब्याज पर वो भारत में टैक्स भी देता है। तो ये स्थिति आप यहां पर जरा ध्यान रखें। अगर हम एनआरआई की बात करते हैं यहां पर, तो माना जाता है कि कोई एक एनआरआई या एक से ज्यादा एनआरआई है या किसी भारतीय नागरिक के साथ मिलकर एनआरओ खाता खोला जा सकता है। लेकिन अगर हम एनआरआई खाते की बात करते हैं, देखिए अंतर आप ध्यान रखें, एनआरई जो खाता होता है वो संयुक्त रूप में एनआरआई के साथ में एक तरह से आपका हो सकता है। यानी जब हम बात करते हैं कि एनआरई खाता हो रहा है एक्सटर्नल, तो आप किसी एनआरआई के साथ मिलकर ही खोल सकते हैं, अपना खोलिए या एनआरआई के साथ में। तो एनआरई खाते में आप देखें 2 एनआरआई जुड़कर या अकेले रूप में खोला जा सकता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं एनआरओ खाते की, तो यहां पर आप देखें आप किसी एनआरआई के साथ में या किसी भारतीय के साथ में संयुक्त रूप में अपना खाता खोल सकते हैं। तो एनआरई के साथ में यह भी है कि इसमें भारतीय शामिल नहीं हो सकता, एनआरआई या एनआरआई 2 लोग मिलकर खाता खोलेंगे। तो ये एक अंतर रहता है, आप ध्यान रखें। यहां पर दोनों खातों में आप धन निकासी आप देखें भारतीय रुपए में एक तरह से सामान्य तौर पर करने की प्रक्रिया है। अब इसमें आप देखें जैसे अगर हम बात करते हैं एनआरओ की, तो एनआरओ एक तरह से क्या है, भारतीय मुद्रा का ही धन है। तो उसे आप भारतीय मुद्रा में लेते हैं और उसे डॉलर या किसी अन्य मुद्रा में कन्वर्ट करके उपयोग करते हैं। जबकि एनआरई की अगर हम बात करें तो एनआरई में हो सकता है कि आपने डॉलर में पैसा लगाया हो। मान लीजिए कि आपने $100 लगाए थे और मान लेते हैं कि $1 अभी कितने रुपए का है, हम अनुमान ले लेते हैं 60 रुपए मान लीजिए, अपने समझने के लिए, अभी ये ज्यादा है काफी। तो अगर $1 60 रुपए का है तो $100 का मतलब हुआ कि 6000 रुपए आपके एक तरह से जमा है भारत में। मान लीजिए कि कुछ समय के बाद ये 60 रुपए का डॉलर मानिए 50 रुपए हो गया, तो अगर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 5000 रुपए। तो ये समस्या रहती है कि जो एनआरई खाते होते हैं वो विनिमय दर यानी जो एक्सचेंज रेट होते हैं उसके जोखिम के साथ शामिल होते हैं। तो ये जोखिम उनमें जुड़ा रहता है कि जो भी आप मूलधन एक तरह से ब्याज मिलाकर ले जाना चाहते हैं आपको डॉलर रुपए की विनिमय दर को देखना पड़ेगा। तो ये उतार चढ़ाव का जोखिम कहीं ना कहीं एनआरओ खातों की तुलना में आप देखें एनआरई खाते में ज्यादा रहता है। एनआरओ खातों में यह है कि सामान्य तौर पर जो भी पैसा एक तरह से है तो रुपए का ही जमा है, आप कन्वर्ट करते हैं तो वो थोड़ा जोखिम आपको मिलता है अगर आप विदेश ले जाना चाहते हैं। भारत में उसको उपयोग करना चाहते हैं तो उतनी समस्या नहीं है। तो इसीलिए आप देखें एनआरओ खातों के मामले में जमा निकासी भारतीय रुपए में की जाती है, इसमें विनिमय दर के एक तरह से जोखिम की स्थितियां नहीं रहती हैं। तो इसीलिए एनआरओ खातों में उतनी समस्या नहीं है, जोखिम थोड़ा सा एनआरई खाते में रहता है। तो अंतर आप थोड़ा इसके जो हमने अलग अलग चर्चा करें वो आप ध्यान रखें। तो प्रमुख रूप से उद्देश्य यही है एनआरई और एनआरओ खातों का कि आप एनआरआईज के पैसे को भारत में एक तरह से निवेश के रूप में प्राप्त करें। साथ साथ एक दूसरा उद्देश्य क्या है, एनआरई की अगर हम बात करें तो एनआरआईज का जो निवेश है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा लाया जाए या ज्यादा एक तरह से वो अलग अलग रूप में पैसा जमा करके रखें, खासतौर से एनआरई डिपॉजिट में। और आप देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जैसे जो हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं उद्देश्य यही है कि प्रवासी भारतीयों को भारत के साथ जोड़ा जाए, तो उनका जो आर्थिक महत्व वो देश की अर्थव्यवस्था में बन पाए, ये प्रमुख रूप से उद्देश्य है। और दोनों ही जो खाते धारक हैं एनआरई और एनआरओ, उनको हमने यूपीआई की अनुमति देकर कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है कि भुगतान करने में वो अपने आप को आसानी से भारत की प्रक्रियाओं में एक तरह से अनुभव कर पाए।
अगले आलेख को देखते हैं, और अगले अगर हम 3 आलेख देखें तो सहकारिता यानी कोऑपरेटिव से संबंधित है। और आप देखें भारत में 2021 से जब से कोऑपरेटिव यानी सहकारिता के संदर्भ में अलग से मंत्रालय बना है, इस क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी हैं। चाहे हम सहकारी बैंकों की बात करें या सहकारी संस्थाओं की बात करें, दोनों में भारत सरकार की तरफ से सुधार की गुंजाइश लगातार देखी जा रही है और लगातार सुधार किए जा रहे हैं। तो यहां पर हम 3 बड़े परिवर्तन देखने वाले हैं जो एक तरह से सहकारिता के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सहकारी बैंकों के साथ में, कुछ सहकारी संस्थाओं के साथ में, और ये महत्वपूर्ण आपके टॉपिक है तीनों। इसके आधार पर आगे हम मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए सहकारिता मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि जो आपकी कोऑपरेटिव एक तरह से बैंक है, तो आप प्रमुख रूप से यहां पर देखिए, अगर हम सहकारी बैंक की बात करते हैं तो सहकारी बैंक के संदर्भ में आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि सहकारी बैंक में जो भी एक तरह से ढांचा है वो कुछ इस रूप में काम करता है। तो भारत में सहकारी बैंक में अगर कुल आप संख्या देखें तो आपका 98,048 यानी 98,000 से ज्यादा सहकारी बैंक है। इसमें 2 भाग हैं, एक तो आपका शहरी क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं शहरी सहकारी बैंक, और दूसरा हिस्सा आपका देखें ग्रामीण क्षेत्र में है। तो शहरी क्षेत्र में आप देखें 98,000 में से केवल 1,534 है। इसमें आपका कुछ अनुसूचित है और गैर अनुसूचित। इसमें मल्टी स्टेट, एक से ज्यादा राज्यों में एक ही राज्य में काम करने वाले, और वही स्थिति यहां पर है। तो अभी हम शहरी की बात नहीं करते, हम ग्रामीण की बात करते हैं क्योंकि वहीं पर हमारी चर्चा का केंद्र है। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो प्रमुख रूप से माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आपके सहकारी भाग है उनके द्वारा अलग अलग जो ऋण की स्थितियां हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में काम करती हैं। देखिए सहकारी का सिद्धांत यह है कि जो लोग एक तरह से ऋण लेना चाहते हैं या आर्थिक रूप में कोई भी उनकी आवश्यकता है, वो आपस में एक होकर इस तरह के सहकारी संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो सहकारी बैंक में वो ऋण प्राप्त कर रहे हैं जो सहकारी बैंक को बनाने में योगदान कर रहे हैं। तो आप योगदानकर्ता भी हैं, लाभकर्ता भी हैं। तो यहां पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी बैंकों की संख्या देखें तो ये 96,508 है। आप देखें 98,000 में से 96,000 से ज्यादा केवल ग्रामीण क्षेत्र में है। इसमें लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक ऋण देने वाले आप देखें जो प्रमुख रूप से आपके राज्य और निचले स्तर पर इकाइयां हैं। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लघुकालीन जो है, इसमें आप देखें 95,893, और उसमें भी आप देखें जो आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, यानी अगर हम बात करते हैं यहां पर जो भी आपकी संस्था एक तरह से राज्य सहकारी बैंक है, या अगर हम जिला की बात करते हैं तो ये राज्य सहकारी, ये आपका राज्य सहकारी बैंक का भाग है। ये आप देखें तो जिला सहकारी बैंक का हिस्सा है। और तीसरा अगर हम देखें तो ये आपका कहलाता है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक कृषि साख समितियां, PSCS, और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी एक तरह से आपकी, तो ये प्राथमिक आपकी कृषि साख समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, तो यहां पर आप देखें ये जो आपकी प्राथमिक रूप में प्रमुख रूप से संस्था कृषि साख समिति काम कर रही है, ये ग्रामीण क्षेत्र में निचले स्तर पर ऋण देने का प्रमुख तंत्र है। तो प्राइमरी अगर हम एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की बात करें, आप देखें कि जो भी 98,000 से ज्यादा सहकारी बैंक हैं, केवल 95,000 का आंकड़ा देखिए, 98,000 में से 95,000 केवल क्या है, प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं जो सहकारी बैंक में सबसे निचले स्तर पर काम करती हैं। इनका महत्व इसी से आप समझ सकते हैं, और इनकी स्थिति सबसे खराब है। यहां पर ऋण लेने की स्थितियां या अन्य प्रकार के जो भी आपके कार्य हैं वो बेहतर रूप में नहीं है, और इसीलिए आप देखें अभी हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा जो प्राथमिक हमारी कृषि साख समितियां हैं लगभग 60,000 से ज्यादा, उनके कंप्यूटरीकरण की बात की जा रही है जिससे उनका जो भी कामकाज है उसको एक तरह से सुरक्षित किया जा सके। तो प्राथमिक कृषि साख समितियों पर सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है? उद्देश्य यह है कि जहां पर हमारा सहकारी बैंक का सबसे बड़ा भाग है, अगर वो पिछड़ा रहेगा तो अन्य क्षेत्रों में स्थितियां बेहतर नहीं हो सकती हैं। अभी भी हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं तो हमें सहकारी बैंक कहीं ना कहीं मजबूत करने पड़ेंगे, और उसमें जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं जो निचले स्तर पर सीधे उपभोक्ता को ऋण देने की स्थितियों में जुड़ी हुई हैं, उनमें हमें सुधार करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा यह सुधार प्रमुख रूप से किया जा रहा है। यहां पर सरकार का यह कहना है कि प्राथमिक जो हमारी कृषि साख समितियां हैं इनमें आप देखें 13 करोड़ किसान सदस्य हैं, और लगभग हम देखें वर्तमान में देश में 63,000 एक तरह से प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। उनमें एक तरह से सरकार की कोशिश ये है कि जो 2025 तक आंकड़ा है ये 3 लाख के आसपास एक तरह से इसमें कर दिया जाए। तो ये जो आपकी प्राथमिक कृषि साख समितियां 63,000 के आसपास यहां पर काम कर रही हैं, तो आप देखें ये जो आंकड़ा 63,000 का है, सरकार इनके लिए एक तरह से कंप्यूटरीकरण की बात कर रही है। तो
तो सरकार का यह कहना है कि ये जो 95,000 आंकड़ा है, इसमें से 63,000 में प्रमुख रूप से आप देखें कितने लोग हैं, लगभग आपके 13 करोड़ लोग साथ में शामिल हैं। तो सरकार ये कह रही है कि हम ये जो एक तरह से स्थिति यहां पर दिख रही है, उनमें हमारी कोशिश ये है कि हम 95,000 में से सबसे पहले हम एक तरह से जो 63,000 है उनमें एक तरह से काम करेंगे। तो ये जो 63,000 है, आप ध्यान रखें कि जो 95,000 से ज्यादा है उनमें से चुनी गई हैं। तो 63,000 को सरकार ये कह रही है कि अभी हम लक्षित करेंगे, और कुल मिलाकर आप देखें 95,000 हैं, जिनमें आपके करोड़ों की संख्या में किसान सदस्य हैं। तो सरकार ये कह रही है कि 2025 तक हमारा लक्ष्य ये है कि ये जो प्राथमिक कृषि साख समितियां, इनकी संख्या बढ़ाकर 3 लाख कर दी जाए, और साथ साथ हमारा ये भी लक्ष्य है कि हम एक तरह से जो 63,000 हमने चुने हुए हैं उनको हम कंप्यूटरीकृत करके स्थितियों को थोड़ा आसान करें, क्योंकि जो उनके पास आंकड़ा है, जो लोग ऋण ले रहे हैं, जिनको ऋण आगे दिया जाएगा, सारे आंकड़े अगर हमारे पास कंप्यूटर में एक तरह सुरक्षित है तो ज्यादा बेहतर काम हो पाएगा, और भ्रष्टाचार की जो स्थितियां हैं उनको कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। तो अनियमितताएं जो भी यहां पर है उसको रोकने का एक बड़ा तरीका यह है कि आप जो भी तंत्र है उसको कंप्यूटरीकृत कर दीजिए। तो यहां पर प्रमुख रूप से इनके लिए सरकार एक काम करने का प्रयास कर रही है। अब प्रमुख रूप से परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है कि जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, इनके लिए एक तरह से यह था कि इनको एक विशेष क्षेत्र में काम करना होता था। जैसे मान लीजिए उनको निर्धारित कर दिया गया कि भाई ये आपका ग्रामीण क्षेत्र का भाग है, मान लीजिए 50 गांव है, इसमें आप काम करेंगे, और किसी विशेष एक तरह से कार्य में वो जुड़े हुए हैं। विशेष कार्य में मान लीजिए उनके द्वारा प्रमुख रूप से जो काम होता है वो ऋण देने का है, तो ऋण देने का काम करना है एक विशेष क्षेत्र में। तो विशेष काम विशेष क्षेत्र में सरकार कह रही है कि हम ये तंत्र समाप्त करेंगे, और हम एक तरह से राज्यों से एक तरह से एक कह सकते हैं उनको सुझाव दिया जा रहा है। जो नया परिवर्तन है, इस नए परिवर्तन के माध्यम से राज्यों से यह कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं उनके लिए 25 नए क्षेत्र खोले जाएं जहां पर वो काम कर पाए, और एक से ज्यादा क्षेत्र में वो अपने काम को विस्तारित कर सकते हैं। तो जहां वो काम कर रहे हैं उससे अलग हटके अन्य क्षेत्रों में भी वो काम कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर कोई प्राथमिक कृषि साख समिति है, बेहतर काम कर रही है, तो एक से ज्यादा क्षेत्रों में और एक से ज्यादा अलग अलग कार्य करने के क्षेत्र हैं वहां पर वो जाए। और यहां पर कुछ लिस्ट दी गई है, जैसे अगर हम कृषि में बीज, खाद और कीटनाशी की जो बिक्री है उसकी बात करें तो प्राथमिक कृषि साख समितियां ये काम करेंगी। तो अगर ऐसा होगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो ऋण देने का जो तंत्र है वो मजबूत होगा। साथ साथ डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन में शामिल होंगी। कृषि उपकरण, मशीन, इसको जो हायर करने के सेंटर होते हैं, बहुत तरह से आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें इस तरह के केंद्र काम करते हैं, जिनको हम एक तरह से हायरिंग सेंटर बोलते हैं, जहां पर जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे गेहूं कटाई के समय आप देखें जो मशीन होती है, या आलू की बुआई के लिए मशीन है, उनको आप यहां से एक तरह से किराए पर ले सकते हैं। तो इस तरह के जो उपकरणों या मशीन के हायरिंग सेंटर एग्रीकल्चर में है वो प्राथमिक कृषि साख समितियों में संचालित हों। मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, रेशम उत्पादन और खाद्यान्न की खरीद केंद्र। सरकार ये कह रही है कि जो भी हम एक तरह से खाद्यान्न खरीदते हैं, खासतौर से गेहूं और धान की बात करें, उसमें हम प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थिति और बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अभी आंकड़ा यह है कि लगभग 13% गेहूं और 20% से ज्यादा जो धान है, जो केंद्र सरकार एक तरह से खरीद रही होती है, वो प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से हो रहा है। तो ये और विस्तारित किया जाए। साथ साथ फसल को एकत्र करना, ग्रेडिंग करना, सफाई करना, उसकी पैकिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और भंडारण, ये सारी सुविधाएं भी हम एक तरह से कहां पर देंगे? इन प्राथमिक कृषि साख समितियों के पास। साथ साथ सामुदायिक केंद्र, शिक्षा और हॉस्पिटल निर्माण में इनको शामिल किया जाएगा, यानी सामाजिक पक्ष में इनका योगदान बढ़ाया जाएगा। साथ साथ जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनको सामान्य तौर पर हम राशन की दुकानें बोलते हैं, यानी फेयर, जिसको हम बोलते हैं कि आपका एक तरह से फेयर प्राइस शॉप, तो ये FRP, इसको आप ध्यान रखें, फेयर प्राइस शॉप। तो ये आपके एक तरह से जो राशन की सामान्य दुकानें होती हैं उनके लिए हम बोलते हैं उचित मूल्य की दुकानें। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उनके लिए सरकार एक तरह से ये बात कर रही है कि जो भी आपके एक तरह से सेंटर यहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से ऐसी स्थिति हो कि सामान्य जो राशन की दुकानें हैं वो प्राथमिक कृषि साख समितियां चला पाएं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये एक तरह से क्या इनके काम को बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत सी राशन की दुकानें आप देखें अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में काम नहीं कर पा रही हैं। तो अगर वहां पर कृषि साख समिति है, और आप देख रहे हैं आंकड़ा 95,000 से ज्यादा है, तो अगर वहां पर प्राथमिक कृषि साख समिति काम कर रही है तो उसको अगर हम राशन की दुकान का दर्जा दे देते हैं कि आप सरकारी राशन का वितरण भी करें, तो यह काम उनको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ देगा। तो यह भी सरकार की अनुमति है। और LPG, पेट्रोल और डीजल की जो डीलरशिप है वो देने का भी काम एक तरह से चल रहा है। साथ साथ बैंक मित्र, बीमा, लॉकर सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर,
मतलब आप कह सकते हैं ऐसे काम जो सामुदायिक रूप में है और क्षेत्र के बड़ी जनसंख्या को लाभ दे सकते हैं, वो सारे काम अब प्राथमिक कृषि साख समितियों को दिए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि इनके लाभ को बढ़ाया जाए। लाभ को बढ़ाकर आप कहीं ना कहीं इनका एक तरह से जो कार्य है वो विस्तार कर पाएंगे, और ये प्रमुख रूप से उद्देश्य यहां पर एक तरह से माना गया है। तो लाभ के माध्यम से जो कार्य विस्तार होगा उसको लेकर सरकार एक तरह से प्राथमिक कृषि जो साख समितियां हैं उनमें बेहतर स्थिति लाना चाहती है। तो ये नए क्षेत्रों में काम करने के लिए आप देखें सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से राज्यों को एक तरह से यहां पर कहा गया है कि आप इसके लिए काम करें, और मार्च में ये स्थितियां शुरू हो जाए ऐसा सरकार उम्मीद कर रही है। और आप देखें बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति बनी भी है। जैसे उड़ीसा की बात करें या अगर हम बात करते हैं केरल में, तो बहुत सारे राज्य एक तरह से काफी प्रोत्साहित हैं कि इस तरह की स्थितियां अगर बनेंगी तो सामान्य तौर पर जो भी हमारे एक तरह से प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं वहां पर स्थितियां बेहतर होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक तरह से अधिक लाभ हो पाएगा। और दूसरा अगर हम देखें सहकारिता के संदर्भ में, तो सरकार ने सहकारिता विश्वविद्यालय खोलने की बात करी है, यानी एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित की जाएगी। तो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को आप क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि सहकारिता आप देखें अपने में एक बड़ा आंदोलन है भारत में वैश्विक स्तर पर। अगर हम सहकारी संस्थाओं की बात करें तो दुनिया में आप देखें आंकड़ा माना जाता है कि लगभग 3 मिलियन यानी लगभग 30 लाख सहकारी संस्थाएं विश्व में काम करती हैं। भारत में इसका लगभग 1/4 है। तो सहकारी संस्था जैसे अगर आप अमूल की बात करें तो ये क्या, ये आपका सहकारिता का एक बहुत ही सफल उदाहरण यहां पर माना जाता है, जिसने दुग्ध उत्पादन में बड़े पैमाने पर भारत में परिवर्तन लाया। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो भारत में और बढ़ाई जा सकती हैं। तो अगर आप सहकारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो सहकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए जो प्रबंधक हैं या निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं, मध्यम स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो चाहिए। यानी सहकारिता क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार का यह मानना है कि लोगों के पास विशेष कौशल होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता का ज्यादा काम ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में भी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप सामान्य रूप में कोई व्यक्ति मान लीजिए MBA करके आ रहा है तो वो सहकारी क्षेत्र में बेहतर काम कर पाएगा, इसकी संभावनाएं थोड़ी हो सकता है कम हो। लेकिन अगर उसने कोऑपरेटिव के संदर्भ में खुद एक ट्रेनिंग ली हुई है तो शायद उसके काम करने की स्थितियां बेहतर होंगी। और यही आधार बनाकर सरकार के द्वारा जो सरकार का सहकारिता मंत्रालय है वो दुनिया के सबसे बड़े सहकारिता विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की बात कर रहा है। सरकार का मानना है कि 2026-27 तक इस सहकारिता विश्वविद्यालय से सालाना 9600 डिग्री, 16,000 डिप्लोमा और 8 लाख प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यानी 8 लाख एक तरह से कौशल प्राप्त करेंगे लोग सहकारिता क्षेत्र में और इस विश्वविद्यालय से एक तरह से बाहर निकलेंगे और सहकारिता की स्थिति को भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर ही विस्तारित करेंगे। भारत में आप देखें कि जो सहकारी एक तरह से समितियां काम कर रही हैं उनमें आप देखें लगभग आपका 1,35,000 लोगों की आवश्यकता है जो प्रशिक्षित हों। तो वैश्विक स्तर पर जो हमारी 3 मिलियन सहकारी समितियां हैं उनमें से 1/4 केवल भारत में है। तो 3 मिलियन में अगर हम 1/4 की बात करते हैं तो लगभग 7-8 लाख के आसपास आप देखें कि जो एक तरह से सहकारी संस्थाएं वो केवल भारत में है। तो हमें उसके लिए बड़े पैमाने पर कार्यबल की जरूरत है और इसके लिए ये विश्वविद्यालय काफी सटीक रूप में हमारा काम करेगा। तो सरकार का कहना है कि प्रबंधक के पदों के लिए डिग्री या जो भी पर्यवेक्षी यानी किसी भी तरह का सुपरविजन या कोई ऑडिट करना है उस तरह के जॉब, तो अलग अलग डिप्लोमा या ऑपरेशनल लेवल पर काम, ये सारे प्रमाण पत्र देने के लिए विश्वविद्यालय काम करेगा। तो जैसा हमने बात करी कि सहकारिता के क्षेत्र में कौशल की स्थिति को बेहतर करने के लिए यह विश्वविद्यालय काम करेगा। सरकार 750 करोड़ रुपए से इसे प्रारंभ करेगी और सरकार का कहना है कि सहकारिता जो विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा इसमें डेयरी, मत्स्य पालन, ग्रामीण ऋण और सहकारी ऋण, इन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप में आप कह सकते हैं स्कूल खोले जाएंगे। मतलब विश्वविद्यालय में सेक्शन होंगे, जैसे डेयरी स्कूल होगा, एक आपका फिशिंग स्कूल होगा या रूरल आपका लोनिंग का होगा या कोऑपरेटिव लोनिंग का होगा। तो इस तरह से इस सहकारिता विश्वविद्यालय में अलग अलग स्कूल स्थापित होंगे जो विशेष क्षेत्र में एक तरह से प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देंगे। तो ये काम सरकार के द्वारा करने का यहां पर प्रयास है। तो भारत में आप देखें जैसे हमने आंकड़ा देखा कि लगभग 8,54,000 के ऊपर सहकारी समितियां हमारे यहाँ काम करती हैं, जिसमें आप देखें जो ये सहकारी समितियां हैं वो प्रमुख रूप से माना जाता है कि राज्य सहकारी समिति अधिनियम साथ साथ केंद्र सरकार के बहुराज्य जो सहकारी समिति अधिनियम है उनके अंतर्गत आते हैं। तो राज्यों का कानून और केंद्र का जो कानून है दोनों इन पर लागू होते हैं। तो कुछ राज्य के कानून से है, कुछ केंद्र के कानून से। तो ये जो 8 लाख से ऊपर सहकारी समितियां हैं उनमें स्थिति बेहतर हो पाए उसके लिए विश्वविद्यालय काम करेगा। और सरकार का मानना है कि सहकारी समितियों में 29 करोड़ सदस्य, 40 लाख कर्मचारी और 80 लाख बोर्ड सदस्य हैं।
तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा इसका तंत्र है। तो यहां पर प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता काफी है अगर हम इसको प्रोफेशनली आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए यह विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से काम करेगा। अगला यहां पर अगर हम सहकारी क्षेत्र में देखें तो सरकार के द्वारा एक प्रमुख घोषणा और की गई है, और यह घोषणा कुछ सहकारी निकाय बनाने की है। तो कोऑपरेटिव क्षेत्र में सुधार करने के लिए खासतौर से अगर हम बात करते हैं बीज के क्षेत्र में, या अगर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से ऑर्गेनिक एक तरह से जो हमारी खेती है, यानी अगर हम बात करते हैं जो जैविक खेती का भाग है, वहां पर अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से 3 क्षेत्र हैं, बीज, जैविक हमारे जो फसलें हैं यानी जैविक उत्पाद, और तीसरा अगर हम बात करते हैं निर्यात की। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों में स्थिति को और मजबूत करने के लिए आप देखें कुछ संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए यहां पर सरकार की तरफ से घोषणा है और कैबिनेट ने अपनी इसके लिए मंजूरी दे दी है। तो ये जो तीनों संस्थाएं हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली अगर हम देखते हैं तो पहली संस्था प्रमुख रूप से काम करेगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, यानी सहकारी समितियों के माध्यम से जो भी उत्पादन हो रहा है, जैसे अगर मैंने बात करी अमूल की, तो वो भी एक तरह के सहकारी आंदोलन से निकला हुआ तंत्र है। तो इसी तरह के अलग अलग जो तंत्र काम कर रहे हैं सहकारी समितियों में, तो वहां पर जो भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को एक तरह से हम निर्यात की स्थितियों में ले जा सकते हैं, और निर्यात के लिए यह संस्था अब एक तरह से काम करेगी। तो इसको आप अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। देखिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो इस तरह से आप कुछ इस तरह से अम्ब्रेला बोल सकते हैं। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऐसा संगठन जो सहकारी क्षेत्र में कोई भी निर्यात की स्थितियां पूरा नियंत्रण करेगा। तो उसके लिए ये आपकी जो नई सोसाइटी बनाई जाएगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, वो काम करेगी। और आप देखें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है 2002, उसके अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके द्वारा आप देखें वस्तु और सेवाओं का जो भी सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है उसके निर्यात के लिए काम किया जाएगा। और कोशिश यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो चाहे प्राथमिक हो, जिले के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, या राष्ट्रीय स्तर पर हो, या एक से ज्यादा राज्यों में काम करने वाली हो, उनके जो सदस्य होंगे वो इसके सदस्य होंगे। तो प्राथमिक से लेकर राज्य के जिले स्तर पर या बहुराज्यीय जो सहकारी समितियां हैं, सभी के जो सदस्य होंगे उनको इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी में सदस्य बनाया जाएगा। और कोशिश क्या है? कोशिश यह है कि यहां पर जितने भी आपके कोऑपरेटिव हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बोर्ड ऑफ सोसाइटी की तरह एक तरह से आपके यहां पर काम करें, यानी जो हमारे एक तरह से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे अगर हम विधायकों की बात करें, संसद सदस्यों की बात करें, वो भी एक तरह से कह सकते हैं यहां पर बोर्ड ऑफ सोसाइटी में प्रमुख रूप से जो भी हमारे अलग अलग कानून हैं उसके माध्यम से सदस्य के रूप में आगे काम करेंगे। तो ये सोसाइटी आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें, निर्यात में एक तरह से स्थिति सहकारी क्षेत्रों की बेहतर करने के लिए काम करेगी। कैसे काम होगा, ये संस्था किस रूप में अपना पूरा कार्य करेगी, आगे सरकार इसको विस्तार से बताएगी। जब भी इस तरह की सूचना आएगी हम जरूर अपने साप्ताहिक आर्थिक सत्र में चर्चा करेंगे। दूसरी संस्था अगर हम देखें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी। आप देखें जैविक खेती को लगातार हम विस्तारित कर रहे हैं। सिक्किम जैसे राज्यों में आप देखें पूर्ण रूप से जैविक खेती की स्थिति प्राप्त हो गई है, लेकिन आपने ये अनुभव किया होगा कि सामान्य जो फसलें होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम आलू या टमाटर की बात करें तो और ऑर्गेनिक ले लेते हैं, तो दोनों में मूल्य का बड़ा अंतर रहता है। तो सरकार ये देख रही है कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वहां पर मूल्य ज्यादा है, तो इसका लाभ किसानों को मिले, और इसीलिए ये हमारी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी है वो काम करेगी। यानी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो भी एक तरह से जैविक खेती के उत्पाद है उनकी बेहतर स्थिति बाजार तक पहुंचाने के लिए की जाएगी, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल पाए। तो ये यहां पर अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से मांग और एक तरह से इनका जो उत्पादन है उसको एक तरह से बढ़ाने के लिए काम करेगी। और कोशिश क्या है, दोनों स्तर पर, यानी घरेलू जो भी मांग है वो तो हम देखेंगे ही, साथ साथ हमें एक तरह से विदेशी जो बाजार है वहां पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि विदेशी बाजारों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बहुत ज्यादा है। यहां पर आप देखें इनकी तरफ से कोशिश क्या है कि जो भी एक तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाए, यानी अलग अलग जगह के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको ब्रांड के नाम से उनको एक तरह से मार्केटिंग किया जाए तो आसानी से वो बिक सकते हैं, वो प्रक्रियाएं की जाएंगी। साथ साथ आप देखें कि सर्टिफिकेट देना, अलग अलग जो ऑर्गेनिक उत्पादन को इकट्ठा करके एक स्थान पर लाना जिससे कि बेचने की प्रक्रिया बेहतर हो पाए, उनका भंडारण, प्रोसेसिंग, इस तरह के जितने तंत्र हैं वो सारा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बढ़ावा जाएगा। साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर सप्लाई चेन, यानी जो आपूर्ति श्रृंखला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, उसको इस सोसाइटी के द्वारा सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। यानी जो भी उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन अगर मान लीजिए यहां पर हो रहा है और ये मान लीजिए आपके एक तरह से बाजार है, तो उत्पादन से बाजार तक का जो लिंक है, ये जो सप्लाई चेन है,
आपूर्ति श्रृंखला में ये सोसाइटी प्रमुख रूप से काम करेगी। तो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भारत में बेहतर रूप में काम करेगी। मल्टी स्टेट है तो कई राज्यों में ये काम कर पाएगी। अंतिम और तीसरी संस्था जो है वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी। इन बीज के संदर्भ में आप देखिए, अभी भी बेहतर बीज अगर किसान को मिल जाए तो उसकी फसल उत्पादन बेहतर हो, लेकिन होता यह है कि जो वो उत्पादन करता है उसी में से बीज प्राप्त करता है और उससे होता यह है कि फसल का उत्पादन लगातार घटता जाता है। तो सर्टिफाइड बीज हो, साथ साथ एक तरह से अधिक उत्पादन देने वाली जो प्रजातियां उनके बीज हो, ये किसानों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और इसी एक तरह से समस्या को देखते हुए सरकार एक सहकारी समिति ऐसी ला रही है जो बीज के संदर्भ में प्रमुख रूप से काम करेगी। तो इसका एक तरह से उद्देश्य क्या रहेगा, तो ये एक शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगी उत्पादन के लिए, साथ साथ खरीद करना, प्रोसेसिंग करना, ब्रांडिंग करना, लेबलिंग करना, पैकेजिंग करना, भंडारण करना, मार्केटिंग करना और जो क्वालिटी वाले बीज हैं उनको वितरित करना। ये सारे काम आप देखें इस सोसाइटी के द्वारा किए जाएंगे। साथ साथ अगर हम देखें तो कोशिश ये है कि भारत की एक तरह से जो इंडिजिनस, यानी अगर हम बात करें हमारी जो देसी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण की भी बात होगी। ऐसा नहीं कि हम बाहरी प्रजातियों की बात कर रहे हैं, हमारी अपनी जो प्रजातियां हैं गेहूं या चावल या अन्य फसलों को लेकर उनको बेहतर रूप में संरक्षित करने के लिए यह सोसाइटी काम करेगी। साथ साथ अगर हम देखें तो कोशिश यह है कि सीड रिप्लेसमेंट की जो दर है वो एक तरह से बढ़ाई जाए। जैसे हमने बात करी कि फसल उत्पादन हुआ और आपने इसी में से एक तरह से क्या करा, बीज प्राप्त कर लिया, तो ये उत्पादन बेहतर नहीं देगा। तो यहां ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप हर बार उत्पादन के लिए बीज को रिप्लेस कीजिए, तो ज्यादा अगर बीज उत्पादन होगा तो सभी को मिल पाएगा। तो ये प्रक्रिया बढ़ाई जाए और साथ साथ क्वालिटी यानी जो वैरायटी की बात करें, जो विविधता है वो होनी चाहिए। तो ये दोनों भाग अगर हम देखें तो बीज के संदर्भ में यहां पर लाए जाएंगे। तो खेती में बीज जितना नया होगा, बेहतर प्रजाति का होगा, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा अच्छा होने की संभावना है। पहले हुए उत्पादन में से आपने बीज प्राप्त किया है और उपयोग किया तो उत्पादन कम रहता है। तो वो तंत्र जो भारत में कृषि क्षेत्र में है सरकार उसको कम करना चाहती है। और सरकार का यह कहना है कि क्वालिटी सीड जो बीज के प्रोडक्शन है अगर वो भारत में बढ़ेंगे तो हमें आयातित यानी जो हमारा एक तरह से आयात होता है बीज का, उस पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो हम बाहर से आयात वाला जो बीज है उसको कहीं ना कहीं घटा पाएंगे। तो सरकार की एक तरह से यह भी कोशिश है कि हम बीज के तंत्र में हमारा आयात को लेकर जो स्थितियां हैं उसको हम एक तरह से नीचे ला पाएं और अपना खुद का उत्पादन एक तरह से भारत में बीज को लेकर बढ़ाया जाए। साथ साथ यहां पर गुणवत्ता को लेकर जो स्थितियां हैं उसमें भी सरकार कह रही है कि बेहतर रूप में काम किया जाए। तो जितना बेहतर हम गुणवत्ता एक तरह से बीज में दे पाएंगे हम आयात को उतना ही रिप्लेस कर पाएंगे। क्योंकि अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उत्पादन बेहतर नहीं होगा तो आगे चलकर किसान एक तरह से उसे दोबारा नहीं लेगा और फिर से आयातित जो बीज है वो बाजार में आगे बढ़ेंगे। तो सरकार गुणवत्ता के साथ जो आयात वाली स्थिति है वो बीज में कहीं ना कहीं कम करना चाहती है। तो ये तीनों आप देखें जो उपाय सरकार अपना रही है, जो हमने सहकारी तंत्र के संदर्भ में देखें, तो कोशिश ये है कि सहकारिता को भारत में और ज्यादा स्थापित किया जाए और विकेंद्रित किया जाए। जो उसमें अनियमितताएं हैं थोड़ा उनको रोका जाए। खासतौर से सहकारी बैंक अगर वहां पर हम देखें, जैसे हम बात करते हैं पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जो अनियमितताएं हुई, तो उस तरह की स्थिति अगर रोकना है तो सरकार को कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर से इस तरह के कानून या कह सकते हैं इस तरह की कुछ स्थितियां लानी पड़ेंगी या आदर्श कानून लाने पड़ेंगे जो ज्यादातर सहकारी बैंक या सहकारी संस्थाएं एक तरह से स्वीकार करें। क्योंकि आप ध्यान रखें जो सहकारी एक तरह से आपका संस्थाओं का भाग है उसमें राज्य के कानून भी हैं, उनसे बनी संस्थाएं भी हैं और कुछ केंद्र के कानून से एक तरह से संचालित है। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं ओवरलैपिंग है, ये यहाँ पर समस्या है। और केंद्र की तरफ से जो भी ये प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अब नया मंत्रालय काम कर रहा है अलग से, तो कहीं ना कहीं सहकारिता की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इसमें राज्यों का सहयोग एक तरह से आवश्यक है। तो राज्यों के सहयोग के माध्यम से प्रक्रियाएं बढ़ सकती हैं। अगले आलेख को देखते हैं, नए सीमा शुल्क नियम। प्रमुख रूप से आप देखें सीमा शुल्क के संदर्भ में सरकार के द्वारा आगामी जो 11 फरवरी है वहां पर नए नियम एक तरह से लाए जा रहे हैं। और नए नियम लाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस तरह का आपने कई बार समाचार सुना होगा, कई क्रिकेट खिलाड़ियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि जब वो बाहर एक तरह से विदेश से मान लीजिए लौट कर आ रहे हैं टूर से, तो कोई सामान एक तरह से भारत में लेकर आ रहे होते हैं, तो वो सामान की जो वैल्यू होती है वो सही रूप में बताई नहीं गई है, कोट नहीं की गई है। क्योंकि आपने अगर वैल्यू जो बताई उसके अनुसार उस पर टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए 1 करोड़ की है, आपने 50 लाख वैल्यू बताई है, तो टैक्स आपका कम हो गया। बाद में जांच में या किसी भी तरह से बात सामने आई कि वैल्यू 50 लाख थी लेकिन वो वस्तु 1 करोड़ की थी, तो इसको एक तरह से कहा जाता है अंडर वैल्यू करना। यानी वास्तविक रूप में जो कीमत होती है वो किसी उत्पाद की एक तरह से नहीं बताना।
तो वास्तविक कीमत अगर आपको आयात की नहीं पता है तो वहां पर सरकार को शुल्क में नुकसान हो जाता है, क्योंकि कीमत 1 करोड़ है, आपने 50 लाख के अनुसार टैक्स दिया है। मान लीजिए 1% का टैक्स है, तो 1 करोड़ पर 1%, 50 लाख पर 1%, बड़ा अंतर हो जाएगा। तो सरकार यहां पर फरवरी 11 से एक नया कह सकते हैं कस्टम में हमारा सुधार लाना चाहती है। और कानून आप देखिए कौन सा है, कानून है द कस्टम्स असिस्टेंस इन वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2023, यानी सीमा शुल्क पहचाने गए आयात वस्तु के मूल्य की घोषणा में सहायता नियम 2023। तो यहां पर एक तरह से क्या है कि अलग अलग सामानों की सूची एक तरह से पहचानी जाएगी कि जिनके बारे में अनुमान है कि उनका मूल्य थोड़ा सा कम करके उपयोग किया गया, या उनकी जो वैल्यू एक तरह से वो कम करके बताई गई है, या संभावना रहती है। देख, कभी कभी कंपनियां जानबूझ के नहीं करती हैं, उनको अंदाज नहीं रहता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो एक अनुमान के अनुसार वो वैल्यू बताते हैं, लेकिन वैल्यू कभी कभी ज्यादा होती है। तो यहां पर सरकार ये कह रही है कि आयातक को समस्याएं ना हो, उसके लिए हम एक तरह से नया तंत्र लाने वाले हैं फरवरी 11 से। इसमें सरकार ये कह रही है कि हमारा जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है वो क्या करेगा, ऐसे सामानों की एक तरह से एक लिस्ट बनाएगा और वहां पर आप देखें जांच की जाएगी। जांच के लिए आप देखें प्रमुख रूप से एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी और बाद में एक मूल्यांकन समिति। तो स्क्रीनिंग कमेटी यानी प्रमुख रूप से हमारा जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, मान लीजिए उसने बता दिया कि ए वस्तु का मूल्य जो सामान होना चाहिए उससे कम करके बताया गया है। अब इसकी जांच कौन करेगा, स्क्रीनिंग कमेटी, और अंतिम रूप में मूल्यांकन समिति बताएगा कि यह बात सही है या नहीं है। अगर इससे सिद्ध हो जाता है तो जो वस्तु का मूल्य बताया गया था अगर आपने कम बताया है तो आपको अतिरिक्त रूप में टैक्स देना पड़ेगा। तो 50 लाख की वस्तु है, आपने बताया था कि केवल 45 लाख है, जांच में पाया गया स्क्रीनिंग कमेटी और मूल्यांकन समिति ने कि नहीं ये 50 लाख की है, तो आपको टैक्स अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो ये तंत्र फरवरी 11 से लागू होने वाला है। तो ये नया सुधार किया गया है। अब देखिए इसका कारण क्या है। कारण तो अभी हमने देखा कि वस्तुओं को अंडर वैल्यू करके रखा जाता, वास्तविक कीमत नहीं बताई जाती है। और इसका एक बड़ा मामला अगर हम देखें तो पिछले वर्ष से आप देखें अक्टूबर 7 में सामने आया था, जब भारत सरकार की तरफ से आप देखें प्रमुख रूप से अगर हम फ्रांस की स्प्रिट के उत्पादन को लेकर, एक बड़ी कंपनी है जो भारत में बड़े पैमाने पर स्प्रिट का आयात करती है, और कंपनी कौन सी है, पैरनॉट। तो पैरनॉट के द्वारा बड़े पैमाने पर स्प्रिट का आयात करके अलग अलग हार्ड ड्रिंक बनाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट वोडका उनके द्वारा निर्मित होती है, या केवास की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हार्ड ड्रिंक वो उत्पादित करते हैं, लेकिन जो स्प्रिट है वो आयात करके वो बाहर से लाते हैं। तो यहां पर आरोप यह लगा कि लगभग 10 साल यानी 1 दशक के समय में उन्होंने जो भी स्प्रिट को आयात किया उसकी वैल्यू उन्होंने कम कोट करी, यानी कम वैल्यू बताई। और इस आधार पर सरकार का यह मानना है कि लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर उन पर अतिरिक्त रूप में टैक्स बनता है। और आप देखें ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये जो अरबों रुपए का टैक्स में चोरी दिख रहा है वो कैसे पता चलेगा, जब आप वास्तविक कीमत का अनुमान लगा पाएंगे। तो ये जो नया नियम लाया जा रहा है फरवरी 11 से, उससे यही उद्देश्य है कि जिन वस्तुओं की कीमतें सामान्य तौर पर सही बताई नहीं जाती हैं, अंडर वैल्यू रखी जाती हैं, उनकी वास्तविक कीमत की पहचान करना। अगर कर चोरी हुई है, कभी कभी देखिए जानबूझ के नहीं किया जाता है, कभी कभी अनजाने में होता है, तो अगर ऐसा है तो आपसे कहा जाएगा भाई ये अतिरिक्त कर बनता है, आप दीजिए, आपका मामला वहीं का वहीं निपट जाएगा। तो कभी जाने अनजाने हो सकता है, कभी जानबूझ के किया जाता है। तो दोनों तंत्र को यहां पर सरकार सुधारना चाहती है। तो ये सरकार को जो कर में नुकसान होता है, खासतौर से अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें, सीमा शुल्क को लेकर, तो वो स्थितियां सरकार के लिए कहीं ना कहीं बेहतर होंगी। अगले आलेख को देखें तो यह डिजिटल भुगतान को भारत में बढ़ावा देने का तंत्र है। जिस तरह से यूपीआई तेजी से बढ़ा है या अन्य प्रकार के तंत्र बढ़े हैं, खासतौर से अगर हम प्रमुख रूप से यहां पर देखें कि जो हमारे एक तरह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उनकी स्थितियां भी बढ़ी हैं। तो सरकार एक तरह से ये चाहती है कि हम कहीं ना कहीं कैशलेस जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रमुख रूप से जाएं, और उसके लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र काम करता था जिसका नाम था, अगर हम प्रमुख रूप से देखें, एमडीआर, जिसको हम बोलते थे मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखिए एमडीआर का मतलब यह था कि जैसे मान लीजिए यहां पर उपभोक्ता है, उपभोक्ता ने मान लीजिए बी किसी भी मान लीजिए कोई दुकान हम मान लेते हैं, वहां पर लेन देन किया, और लेन देन करने मान लीजिए उन्होंने वीजा एक तरह से कार्ड का उपयोग किया। तो यहां पर ये जो लेन देन हो रहा है उस लेन देन में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से कुछ जो चार्ज या शुल्क होते हैं जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये कमीशन के रूप में रहता था, और ये कमीशन के रूप में जो डिजिटल भुगतान करने वाले हैं उनको प्राप्त होता था। लेकिन सरकार ने ये जो आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट है उसको एक तरह से लगभग समाप्त कर दिया। तो हुआ ये कि जो डिजिटल भुगतान किया जा रहा है उसमें आपको कोई कमीशन या अतिरिक्त आमदनी नहीं हो रही है।
तो आप उसको बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को खत्म कर दिया, जो आपको थोड़ा सा एक इंसेंटिव मिलता था, जो आपको डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था, वो तंत्र नहीं है, तो सरकार ये कह रही कि हम 2600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव बैंक को देंगे जिससे कि वो डिजिटल पेमेंट बढ़ा पाए। क्योंकि एमडीआर के रूप में जो उनको कुछ लाभ हो रहा था वो स्थितियां नहीं बन रही हैं, तो हम उनको अब लाभ की स्थिति में ला रहे हैं। हम उनको डिजिटल भुगतान अगर वो बढ़ाएंगे तो हम उनके लिए 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देंगे। और आप देखें यहां पर, अगर हम 21-22 का वित्तीय वर्ष देखें तो भारत में डिजिटल भुगतान में 23% की वृद्धि हुई है। और आंकड़ा अगर हम 2017-18 से देखें तो यह आंकड़ा आप देखें कि आप देख सकते हैं कि वृद्धि कितनी शार्प है। जो आपका आंकड़ा 1369 में बढ़कर आपका 1744 है। तो यह आंकड़ा अगर हम डिजिटल यहां पेमेंट की बात करें तो लाख करोड़ में है, तो लगभग आपका 1369 लाख करोड़ से बढ़कर 1744 लाख करोड़ रुपीस। तो ये जो एक तरह से डिजिटल भुगतान का बढ़ता हुआ भाग है, सरकार इसको इंसेंटिव के माध्यम से और विस्तारित करना चाहती है। तो सरकार ये कह रही है कि ठीक है, एमडीआर के रूप में जो आपको चार्जेज या शुल्क मिल रहे थे अब नहीं मिल रहे हैं, तो हम आपको अलग अलग भुगतान को आप जब बढ़ाएंगे, खासतौर से हम रुपे कार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए रुपए अगर हम देखें तो जैसे आपने सामान्य तौर पर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देखे होंगे तो आपने वीजा और मास्टर कार्ड को जरूर देखा होगा, लेकिन साथ साथ रुपए है। तो ये भारत में अगर हम एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो यूपीआई भी चलाता है, उसी की तरफ से प्रारंभ एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांजिशन या जो ट्रांजैक्शन होता है उसके करने का तंत्र है। तो जिस तरह से वीजा और मास्टर कार्ड एक गेटवे होता है ट्रांजैक्शन करने में, जब भी आप डिजिटल भुगतान करते हैं, उसी तरह से रुपए भी यहां पर काम करता है। तो सरकार ये कह रही है कि रुपए का जो कार्ड का भाग है उसको हम विस्तारित करना चाहते हैं, और उसके लिए कोशिश ये है कि बैंकों को एक तरह से 2600 करोड़ रुपए तक के इंसेंटिव दिए जाएं, जिससे कि डिजिटल भुगतान में रुपए का जो कार्ड का पेमेंट है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार प्रमुख रूप से यहां पर काम कर रही है। और आप देखें, सरकार एक तरह से यह मान रही है कि जो डिजिटल भुगतान का तंत्र है, अगर वो मजबूत नहीं रहेगा तो हम कैशलेस अर्थव्यवस्था पर नहीं जा सकते हैं। यूपीआई या अन्य प्रकार के भुगतान तो बढ़े हैं, लेकिन डिजिटल भुगतान में जो कार्ड का भुगतान है वहां पर स्थिति को हम और तेज करना चाहते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखें, जितनी तेजी से यूपीआई बढ़ा है, हमारा जो कार्ड का तंत्र है, अगर हम बात करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो उतना तेजी से विस्तारित नहीं हुआ है। बढ़ा है बिल्कुल, आंकड़ा हम देख रहे हैं, लेकिन यूपीआई की तुलना में नहीं है। तो सरकार एक तरह से चाहती है कि यूपीआई की तुलना में यह वृद्धि एक तरह से बढ़े, और इसके लिए सरकार प्रमुख रूप से प्रयास कर रही है, ये इंसेंटिव एक तरह से बैंकों को देके। अगला यहां पर समाचार देखते हैं, और ये पर्वतमाला योजना के संदर्भ में है। पिछले साल का अगर आपने बजट देखा होगा 1 फरवरी 2022 का, तो उसमें वित्त मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि भारत में नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो ये जो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसी को हम पर्वतमाला योजना भी कहते हैं। देखिए, आप जो भी केबल इस तरह से कार की बात करते हैं, तो रोपवे के माध्यम से आप देखें परिवहन काफी आसान हो जाता है। और खासतौर से अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मान लीजिए 2 ये पहाड़ी के भाग हैं, इनके बीच में अगर रोपवे बनती है तो कहीं ना कहीं परिवहन आसान हो जाता है। क्योंकि पहाड़ों को आप तोड़ेंगे, वहां पर सड़क बनाएंगे या अन्य प्रकार के परिवहन लाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो माना जाता है कि जब भी हम बात करते हैं कि हम केबल कार का उपयोग करेंगे, रोपवे का उपयोग करेंगे, ये एक तरह से थोड़ा आसान हो जाता है अन्य परिवहन की तुलना में। लागत भी आप देखें यहां पर मानी जाती है अन्य की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है। साथ साथ आप देखें, पर्यावरण को उतना बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान होने की संभावना भी नहीं होती है। तो तीनों हैं, यानी आप कह सकते हैं कि रोपवे को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो सतत विकास का जो तंत्र है वो भारत में आगे बढ़ेगा। और सरकार ये कह रही है कि वर्तमान में जो 8 प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 250 प्रपोजल हमारे पास आ चुके हैं। देखिए, प्रारंभिक प्रपोजल ज्यादा नहीं आए थे। कारण ये था कि जो भी आप प्रस्ताव लाते हैं उसके लिए आपको डीपीआर देना पड़ता है। डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डीपीआर उतने नहीं आए थे, लेकिन अब डीपीआर तेजी से आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रोजेक्ट की जो डिटेल रिपोर्ट है वो आ रही है। तो जो प्रपोजल है वो तेजी से एक तरह सरकार के पास पहुंच रहे हैं। और 8 प्रमुख रूप से अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो इसमें वाराणसी, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, उज्जैन, बिजली महादेव, शिवखोरी और ग्वालियर, ये प्रमुख हैं जो माना जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर एक तरह से अलॉट कर दिए जाएंगे। इसमें अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो सरकार का यह मानना है कि जो भी अलग अलग परियोजनाएं हैं, खासतौर से अगर हम वाराणसी परियोजना की बात करें तो वहां पर स्थिति एक तरह से अलॉट करने की हो चुकी है। वहां पर काम जिस संस्था के द्वारा करना उसको एक तरह से मिल चुका है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर एक संस्था है, अगर हम बात करते हैं डॉपलमेयर और साथ में ग्रेवेंटा, बेसिकली एक कंपनी, लेकिन इन दोनों का मर्जर हो गया है। तो यहां पर अगर हम डॉपलमेयर की बात करें तो ऑस्ट्रिया की कंपनी है, और ग्रेवेंटा की बात करें स्विट्जरलैंड की।
कि ये जो कंपनी आपका डॉपेलमेयर ग्रेवेंटा है, ये बेस्ट में अगर हम केबल कार की बात करें या रोपवे की बात करें, उसका लगभग 50% से ज्यादा मार्केट इनके हाथ में है और इन्होंने भारत के बाजार में काफी एक तरह से इंटरेस्ट दिखाया है। तो माना जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ रोपवे के बनेंगे पर्वत वाला परियोजना में, उसमें इस कंपनी का एक तरह से योगदान काफी बड़ा होगा। तो वैश्विक स्तर पर आप देखें, जो यूरोपीय कंपनियां हैं जो रोपवे प्रोजेक्ट में बनाती हैं, उनमें 90% हिस्सा उनका है। यानी दुनिया में अगर आप कहते हैं कि 100 रोपवे की परियोजनाएं अलग अलग जगह चल रही हैं, तो उसमें से 90 परियोजनाएं यूरोपीय कंपनियां चलाती हैं। और आप देखें डॉपेलमेयर और ग्रेवेंटा की बात करें तो ये संयुक्त जो कंपनी बनी हुई है यूरोपीय कंपनी है। तो यूरोपीय कंपनियां रोपवे के मार्केट में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और जिस तरह से ये संस्था भारत के बाजार में इंटरेस्ट दिखा रही है, माना जा रहा है कि हमारे यहाँ पर्वतमाला परियोजना काफी सफल रूप में आगे बढ़ेगी। तो जैसा हमने बात करी, सतत विकास अगर हम परिवहन के साथ साथ करना चाहते हैं और खास तौर से हमारे जो दुर्गम क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर स्थितियां परिवहन की बेहतर करना चाहते हैं, शायद रोपवे उसके लिए सबसे बेहतर तंत्र उपलब्ध कराएगा। अगले आलेख को देखते हैं और यह भी एक तरह की सूचना है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, यानी जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। प्रमुख रूप से आप देखें कि 2018 में भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रमुख रूप से प्रोग्राम की अगर हम बात करें, यानी 2018 में सरकार ने जिला स्तर पर एक तरह से काम करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। यानी मान लीजिए ये जिला है, इसको विकसित करना है। अब जिला अगर हम देखें तो अलग अलग क्या है, ब्लॉक से बना होगा। तो सरकार कह रही है कि हम जिले के अंदरूनी जो भाग है अब ब्लॉक के स्तर पर काम करेंगे। तो जो हमारा एक तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम था 2018 का, उसमें हमारी कोशिश क्या थी कि हमने 112 जिलों को लक्षित किया था कि यहां पर हम विकास को बेहतर करेंगे। क्योंकि आकांक्षी या एस्पिरेशनल मतलब यह है कि यहां पर विकास की संभावनाएं प्रबल है। अगर यहां पर निवेश किया जाए, सही रूप में लागू किया जाए, तो यह बेहतर रूप में जिला अपना विकास आगे कर पाएगा। तो यह 2018 की योजना है। अब यहां पर आप देखें तो सरकार के द्वारा ब्लॉक के स्तर पर विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। यहां पर सरकार ये कह रही है कि हमारी कोशिश यह है प्रमुख रूप से कि ये एक तो जो परियोजना है ये ब्लॉक के स्तर पर विकास की स्थितियों को बेहतर करे। यहां पर सरकार कह रही है कि हम 500 जिलों को एक तरह से शामिल करेंगे और जो 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले होंगे। सरकार यह कह रही है कि जो भी हम ब्लॉक लेने वाले हैं उनमें अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो लगभग एक तरह से आधे से ज्यादा ब्लॉक इन 6 राज्यों में है। यानी जितने ब्लॉक लिए जाएंगे उनमें से आप देखें आधे से ज्यादा इन 6 राज्यों में है। यहां पर आप देखें उत्तर प्रदेश में 68 है, बिहार में 61, मध्य प्रदेश में 42, झारखंड में 34, उड़ीसा में 29 और वेस्ट बंगाल में भी 29। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग आधे से ज्यादा ब्लॉक इन 6 राज्यों में है जहां पर ब्लॉक के स्तर पर विकास की स्थितियों को बेहतर किया जाएगा। सरकार की तरफ से कोशिश क्या है, सरकार ये चाहती है कि जिले के स्तर पर जो कार्यक्रम थे वो ब्लॉक के स्तर पर जाएं। और आप भी जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, या अगर हम बात करें जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, तो जैसे हम ब्लॉक के स्तर पर जाते हैं हम कहीं ना कहीं विकास की जो स्थिति है उसमें एक तरह से तंत्र क्या ले आते हैं, विकेंद्रीकरण का, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो जिले के स्तर पर जो विकास था वो ब्लॉक के स्तर पर किया जाएगा। यानी पूरे जिले का जो कार्यक्रम था वो कुछ ब्लॉकों में लाया जाएगा। मान लीजिए पेयजल को लेकर, आवास को लेकर, सफाई को लेकर, कौशल विकास को लेकर, जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, परिवहन को लेकर, वो काम आप ब्लॉक के स्तर पर किए जाएंगे। तो एक ब्लॉक को विकसित करने का मतलब है कि अगर आप किसी जिले के चारों ब्लॉक को डेवलप कर देते हैं तो पूरा जिला डेवलप हो पाएगा। तो जिले के स्तर के जो कार्यक्रम थे उनमें हम कह सकते हैं और निचले स्तर पर ब्लॉक के स्तर पर जा रहे हैं। और आकांक्षी ब्लॉक का जो हमारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है उसका प्रमुख रूप से आप देखें उद्देश्य यही है। और इसके बारे में आप देखें पिछले बजट में ही वित्त मंत्री जी की तरफ से घोषणा थी, तो अब सरकार ये कार्यक्रम एक तरह से लेकर आ रही है। और कोशिश यहीं पर है कि जो भी अलग अलग विकास के प्रमुख मुद्दे हैं विशेष क्षेत्रों में, अलग अलग आप देखें अलग अलग राज्य जिलों में समस्या अलग अलग हैं, तो विशेष समस्याओं के साथ जो ब्लॉक है वहां पर ज्यादा ध्यान देकर उनके विकास के लिए काम किया जाएगा। अगले समाचार को देखें तो ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में है। देखिए जब हम बात करते हैं सॉवरेन, इसका मतलब यह है कि ये सरकार के द्वारा एक तरह से जारी किया जाएगा। और ये घोषणा भी आप देखें तो पिछले साल के बजट में ही थी कि भारत सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। तो ग्रीन का मतलब क्या है, यहां पर सरकार ये कह रही है कि भाई हम बॉन्ड जारी करेंगे, क्योंकि क्या है सॉवरेन ग्रीन, सॉवरेन मतलब सरकार और ग्रीन का मतलब हो गया हरित। और बॉन्ड का मतलब ये हो गया जैसे मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड है, 5 साल के लिए जारी किया गया है और मान लेते 10% का ब्याज है। तो आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया तो आपको हर साल यानी जो 5 साल है आपको 10% का ब्याज मिलेगा। और जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे आपको मूलधन वापस मिल जाएगा।
तो बॉन्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम एक निश्चित समय के लिए पैसा लेते हैं और आपसे कहते हैं कि हम निश्चित समय जो है, मान लीजिए 5 साल 10 साल लगातार आपको ब्याज देंगे और जब समय पूरा हो जाएगा, यानी जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी, परिपक्व हो जाएगा, हम आपको मूलधन वापस कर देंगे। तो जितने समय तक बॉन्ड आप खरीदे रहते हैं आपको लगातार ब्याज मिल रहा है और समाप्त होने पर आपको मूलधन भी मिलता है। तो आप देखिए सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड है, नाम में छिपा हुआ है कि यहां से धन इकट्ठा करके जो हमारी हरित परियोजना है वहां पर प्रमुख रूप से धन लगाया जाएगा। और सरकार का यह कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं वहां पर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करें, तो कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए जो भी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं हैं उनमें फंड इस बॉन्ड के माध्यम से पैसा पहुंचाएगा। यानी बॉन्ड जारी किया जाएगा, उससे कुछ फंड आएगा, वो फंड सरकारी क्षेत्र की परियोजना जिनसे कार्बन उत्सर्जन को घटाने का काम हो रहा है उसमें पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए कहीं पर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाना है, उसके लिए फंड की जरूरत है, तो यहां पर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा मिलेगा उसको दिया जाएगा। लेकिन अभी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए काम कर रही हैं, उन्हीं में एक तरह से जो फंड है उसका उपयोग किया जाएगा। अब सरकार ये कह रही है कि ये जो बॉन्ड है कुल मिलाकर 16,000 करोड़ के होंगे और सरकार इसे 2 कह सकते हैं श्रृंखला में जारी करेगी। पहला आगामी 25 जनवरी को और फिर 9 फरवरी को। और आप देखें 25 जनवरी के लिए सरकार ये कह रही है कि जो हम जारी करेंगे वो 8,000 करोड़ का होगा और इसमें सरकार ने यह कहा है कि हम 2 समय के बॉन्ड जारी करेंगे। यानी यहां पर आप देखें 10 साल और 5 साल, यानी बॉन्ड की जो मैच्योरिटी या परिपक्वता होगी वो 5 साल की होगी और 10 साल की। तो सरकार ये कह रही है कि 5 साल और 10 साल का हम जो जारी कर रहे हैं उसमें 5 साल वाले आप देखें 4,000 करोड़ के होंगे और उसी तरह से अगर हम 10 वर्ष की बात करें तो यहां पर भी आप देखें 4,000 करोड़ का। तो यहां पर क्या है, सरकार यह कह रही है कि 5 साल के बॉन्ड जो हम जारी करेंगे 4,000 करोड़ रुपए के और 10 साल की जो मैच्योरिटी होगी उसके लिए भी हम 4,000 करोड़ का, और यह कब होगा, 25 जनवरी को। उसी तरीके से 9 फरवरी को दोबारा 4-4 हजार करोड़ के बॉन्ड 5 और 10 साल के जारी होंगे। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 16,000 करोड़ का। तो यहां पर आप देखिए सरकार यह कह रही है कि हम समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख रूप से यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड। देखिए यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि जो भी लोग बॉन्ड में बोली लगाएंगे तो सरकारी प्रतिभूतियां आवंटित करने के लिए उसी दर पर भुगतान करना आवश्यक है जो नीलामी में कट ऑफ की दर है। जैसे मान लीजिए कि 3 लोगों ने बोली लगाई, एक ने बोला कि भाई 100 का बॉन्ड है, हम एक तरह से 100 रुपए की जगह 102 रुपए में लेंगे, किसी ने बोला 103 रुपए में, अंत में बोला कि 104 और कट ऑफ मान लीजिए निकल के आता है 103 रुपए, तो सभी को बॉन्ड 103 रुपए में दिया जाएगा। तो जब हम बात करते हैं समान मूल्य नीलामी पद्धति, यूनिफॉर्म यहां पर प्राइस ऑक्शन, इसका मतलब यह है कि बॉन्ड पर जो अलग अलग बोली लगती है उसमें कट ऑफ लाइन आएगी, भाई ये कट ऑफ लाइन है, तो कट ऑफ लाइन का जो प्राइस होगा वो सभी को बॉन्ड खरीदने के लिए देना पड़ेगा। यहां पर आप देखें कि सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से यह एक तरह से रहता है कि कोशिश ये रहती है कि किसी के द्वारा कोई भी आपकी बिडिंग के लिए पैसा लगाया गया, बोली क्या लगाएगी उससे मतलब नहीं है, जो कट ऑफ रेट निकल के आएगी वो सभी को देनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ देखें मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड भी होता है। तो बॉन्ड में एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्राइस, नाम आ गया, मतलब एक से ज्यादा मूल्य। तो यहां पर जो सफल बोलीदाता होते हैं सरकारी प्रतिभूति की आवंटित मात्रा के लिए उसी दर पर भुगतान करना होता है जिस पर उन्होंने बोली लगाई थी। तो मल्टीपल प्राइस का मतलब यह है कि आपने 102 रुपए की बोली लगाई, आपने 103, आपने 104, आपको सरकारी बॉन्ड 102, 103, 104 में ही मिलेगा। कोई कट ऑफ की प्राइस की लिमिट नहीं होगी। तो समान का मतलब सभी के लिए समान रहेगा और मल्टीपल मतलब आपने जो बोली लगाई थी वो सरकारी प्रतिभूति आपको उसी में दी जाएगी। तो सरकार ये कह रही है कि जो 16,000 करोड़ के बॉन्ड हैं वो हम समान मूल्य नीलामी पद्धति से एक तरह से जारी करेंगे। तो ये भारत में आप देखें सतत विकास को लेकर 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल की बात होने की कर रहे हैं, 2030 तक रेलवे में हम कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। उस दिशा में कहीं ना कहीं एक सही कदम है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार को जो भी हमारी अलग अलग परियोजनाएं हैं हरित क्षेत्र में जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए काम कर रही हैं उसके लिए धन आसानी से प्राप्त होगा। आज के अंतिम आलेख को देखते हैं और ये मुद्रास्फीति के संदर्भ में है। प्रमुख रूप से आप देखें कि जो सब्जियों के मूल्य हैं उनमें एक तरह से कुछ गिरावट आई है और सब्जियों के मूल्य में जो गिरावट आई है उसी का कारण यह है कि अगर हम 12 महीने में देखें भारत में प्रमुख रूप से जो मुद्रास्फीति का आंकड़ा है वो एक तरह से आपका 5.72% के स्तर तक पहुंच गया है। और आप सभी जानते हैं कि आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रित करने का जो लक्ष्य दिया गया है
उसमें आप देखें 2 से लेकर 6% की लिमिट है, औसत कितना रखना होता है 4% तक, तो ये 6 के नीचे चला गया है। तो ये आंकड़ा आप देखें पिछले 1 वर्ष में काफी बड़ी बात है कि यहां पर हमारा जो कौन सा मुद्रास्फीति ली जाती है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो मुद्रास्फीति का आंकड़ा है, हम बात कर रहे हैं कब के लिए, दिसंबर 2022 के लिए, ये 5.72% चली गई है, यानी एक तरह से 6 के नीचे। अभी भी आप देखें 4 के औसत से ऊपर ही है, लेकिन 6% की जो अपर लिमिट है उसके नीचे आ गया है। कारण क्या है कि सब्जी के जो मूल्य हैं उनमें देखा गया है कि 15.1% की गिरावट है, वो एक बड़ा कारण है। यहां पर आप देखिए चिंता का विषय यह है कि प्रमुख रूप से अगर हम अनाज की बात करें, दाल की बात करें, मसालों की बात करें, उनके मूल्यों में वृद्धि लगातार अभी भी जारी है। केवल सब्जी के मूल्य की गिरावट ने पूरे एक तरह से जो हमारी मुद्रास्फीति उसके आंकड़े को नीचे लाया है। यहां पर हम देखें, अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति की स्थिति है वो अभी भी 6.05% है, और वहां पर आप देखें खाद्य मुद्रास्फीति 5% है, जबकि इसकी तुलना में अगर हम गांव शहरी क्षेत्र में देखें तो 2.8%। यानी तुलनात्मक रूप में आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति के आंकड़े थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर सरकार का एक और कह सकते हैं जो चिंता का प्रमुख मुद्दा है वो है कोर इन्फ्लेशन। देखिए कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मुद्रास्फीति में हम अलग अलग प्रकार की वस्तु और सेवाएं लेते हैं अगर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, लेकिन जैसे शब्द आ जाता है कोर इन्फ्लेशन, मतलब जिन वस्तुओं के मूल्य अधिक परिवर्तित होते हैं, तो जहां पर मूल्य का अधिक परिवर्तन होता है उन जगह पर हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं को हटा देते हैं। तो अधिक मूल्य परिवर्तन उनको हम अलग कर देते हैं। जैसे यहां पर आप देखें भारत में अगर हम खाद्य और ऊर्जा उत्पादों की बात करें, तो यहां पर सरकार अगर हम भारत में देखें तो खाद्य उत्पाद और जो हमारे ऊर्जा उत्पाद हैं इनमें ज्यादा मूल्य परिवर्तन होता है, ज्यादा ये मूल्य के परिवर्तन दिखाते हैं। तो अगर आप इनको हटा दें तो जो वस्तु और सेवाएं बचती हैं उनके अनुसार अगर आप मुद्रास्फीति निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, यानी आप खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं को अलग कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि 10 वस्तुएं हैं अपने समझने के लिए, इसमें मान लेते हैं कि 2 वस्तुएं, एक तो खाने का सामान है और मान लीजिए यहां पर आपका पेट्रोल है, तो आपने ये 2 वस्तु हटा दी, केवल 8 वस्तुएं ले ली, इसके आधार पर मुद्रास्फीति निकालेंगे, ये कोर इन्फ्लेशन कहलाती है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम यहां पर आंकड़ा देखें तो कोर मुद्रास्फीति है ये 6.1% हो गई है, यानी नवंबर में जो आंकड़ा कोर मुद्रास्फीति का 6% था ये दिसंबर में बढ़कर 6.1% हो गया है। इसका मतलब यह है कि खाद्य और ऊर्जा जहां ज्यादा मूल्य परिवर्तन हो रहा था उनकी तुलना में अन्य क्षेत्रों में भी मूल्य वृद्धि हो रही है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि हम जहां मानते थे, जैसा सरकार मान रही थी और या आरबीआई मान रही थी कि खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा मूल्य परिवर्तन हो रहा है, आप देखें हम कच्चा तेल महंगा खरीद रहे हैं तो पेट्रोल डीजल महंगा था, खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई थी क्योंकि परिवहन महंगा था, लेकिन इन दोनों को हटाने के बाद आप देख रहे हैं अन्य क्षेत्रों में भी मूल्य बढ़े हैं, और यह चिंता का विषय है क्योंकि हम यहां पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। तो यह सरकार के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं यहां पर चिंता का विषय है। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखें तो एक आंकड़ा हमने जो बोला कि हमारी मुद्रास्फीति 6 के नीचे आ गई, उसी के साथ साथ एक और खुशखबरी ये है, अच्छी खबर ये है कि भारत में अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, यानी अगर हम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें, तो भारत में जो उद्योगों का उत्पादन होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी गणना करने के लिए इस सूचकांक का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो अगर हम इस सूचकांक को देखें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये अगर हम देखें पिछले 5 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर है। आप देखिए आंकड़ा, अगर हम यहां पर देखें तो जून में ये 12.6% था, अब आप देखेंगे लगातार एक गिरावट रही है, निचला रहा है, फिर ऊपर फिर कम। आप देखें कि ये जो आंकड़ा नवंबर 2022 में ये 7.1% को दिखा रहा है, यानी आप 5 महीने में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और इसमें प्रमुख रूप से आप देखें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और कैपिटल गुड्स, यानी यहां पर 2 क्षेत्र हैं। यानी अगर हम बात करते हैं विनिर्माण की, जब हम बात करते हैं विनिर्माण मतलब फैक्ट्री प्रोडक्ट, वो हमारे बढ़े हैं, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं पूंजीगत वस्तु जिनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। देखिए पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है, नाम में छिपा हुआ है, ऐसी वस्तुएं जो आगे पूंजी एक तरह से बनाने में काम करती हैं, आगे उत्पादन बढ़ाने में काम करती हैं। जैसे अगर हम अलग अलग प्रकार की मशीनों की बात करते हैं तो भारत में पूंजीगत वस्तुओं का जो उत्पादन है और फैक्ट्री उत्पादन ये दोनों बढ़े हैं, और इसके कारण हमारा जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो पिछले 5 महीने की तुलना में अब बढ़ा हुआ दिख रहा है, एक वृद्धि दिख रही है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कहीं ना कहीं स्थिति दिख रही है।
तो दो खुशखबरी साथ साथ है कि मुद्रास्फीति थोड़ी नीचे आई है और साथ साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़ा है 5 महीनों की तुलना में, लेकिन कोर मुद्रास्फीति अभी भी जिस तरह से बढ़ रही है वो सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण अभी भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए प्रमुख रूप से एक लक्ष्य रहेगा। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं, लेकिन हम प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमें एक तरह से आपको यानी आगामी एक तरह से जो हमारा सत्र होगा उसके बीच में आपको बताना है। यानी आज अगर हम सोमवार से देखें तो अगले सोमवार को हमारा जो साप्ताहिक आर्थिकी सत्र होगा उसके बीच में आपको इसके उत्तर देने हैं और आप कोशिश करें मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखिए और कमेंट में पोस्ट कीजिए। केवल एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था, ये स्थिति ठीक नहीं है, आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा लोगों को उत्तर लिखने चाहिए क्योंकि आपका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा पर बहुत हद तक निर्भर करता है। प्रारंभिक परीक्षा अगर हम देखें तो वह आपके लिए एक तरह से क्वालिफाइंग स्टेज है, इसीलिए उत्तर लेखन मुख्य परीक्षा में आज ही प्रारंभ करें। प्रश्न को देखते हैं। सहकारिता क्षेत्र का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीनतम सुधारों की विस्तृत चर्चा करें। सब सीमा 250 शब्द जो हमने आज आपको बताया, आप उन्हीं को एक तरह से लिखने का प्रयास करें तो आप ये देख पाएंगे कि सहकारिता क्षेत्र में किस रूप में सुधार हो रहे हैं और ये अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन लाएगा। बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनको हम देखते हैं। एनआरआई खातों को जमा राशि और इन खातों पर अर्जित ब्याज पर कर से छूट प्राप्त है और एनआरओ खातों पर अर्जित ब्याज और मूलधन आय कर के दायरे में आते हैं। दो आपके विकल्प हैं, केवल एक सत्य, केवल दो सत्य, दोनों सत्य, दोनों सत्य, आपको विकल्प सही बताना है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में सहकारी बैंकों का सबसे बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है। दूसरा, प्राथमिक कृषि साख समिति सहकारी बैंकों की कुल संख्या का लगभग 60% से अधिक भाग बनाती हैं। इसमें केवल एक सत्य, केवल दो, दोनों सत्य, दोनों सत्य। आपको मेंस का उत्तर साथ साथ दोनों जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और आप सभी बहुत कह सकते हैं कि जोश से इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन और संख्या बढ़ाएं, कोशिश करें ज्यादा से मुख्य परीक्षा का उत्तर भी लिखें और साथ साथ आप जो प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर देते हैं तो हमने जो सत्र एक तरह संचालित किया उसको आप ध्यान से सुने जिससे कि आपके उत्तर गलत ना हो। तो ये हमारा साप्ताहिक आर्थिक सत्र है जहां पर हमने 7 जनवरी से 13 जनवरी 2022 के बीच के प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा करी। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की यह पहल आपको पसंद आ रही है। अगर आप हमारी पहल को पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और एक तरह से हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस हैं उनके जो नोटिस हैं वो आपको लगातार जल्दी से मिलते रहें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर रूप में ध्यान रखें। गुड नाइट, टेक केयर।